हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 के अंदर हिंदी साहित्य में जो पहली इकाई का आपका बिंदु आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अंदर आगे जो काल विभाजन के अनुसार प्रगतिवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रगतिवाद है, उस प्रगतिवाद पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद, देखिए बेटा, अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें कि प्रगतिवाद का क्या अर्थ है। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति करना, विकास की ओर अग्रसर होना। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति की तरफ जाना, विकास की तरफ है जाना। और वाद, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, वाद शब्द का मतलब होता है विचार, सिद्धांत। जब यह प्रगति के साथ वाद शब्द जुड़ गया तो उससे यह क्या बन गया? प्रगतिवाद, आगे बढ़ने की विचारधारा। साहित्य में सबसे पहले प्रगतिवाद के समय के बारे में अगर कहा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय इसका निर्धारित किया है, अवधि जो रखी है, वो लगभग 1936 से 1943 तक। समय इसका क्या माना है? 1936 से 1943 तक। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। प्रगतिवाद का अर्थ है आगे बढ़ना, प्रगति उन्नति की ओर कदम बढ़ाना। हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के अंदर जब साहित्य अपनी प्राचीन परंपराओं, रूढ़ियों को तोड़ देता है, अपनी प्राचीन मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनका त्याग कर देता है, उनको तोड़ देता है और समय के साथ आगे बढ़ता है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए कदम ताल करता है, तब उसको प्रगतिवाद कहा जाता है। परंतु हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोक में रचित विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रगतिवाद शब्द आरूढ़ हो गया। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोक में रचित विशिष्ट जो रचनाएं थी, उनके लिए प्रगतिवाद शब्द है वो स्थायी हो गया। यूं कहें कि जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को, सामाजिक चेतना और भावबोध को, जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को, सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बना करके निरंतर आगे बढ़ता रहा, उसको प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में, या यूं कहें हिंदी साहित्य के इतिहास में, प्रगतिवाद के लिए एक विशेष आंदोलन चला। साहित्य जगत में एक लहर जो थी वो व्याप्त हो गई थी। इसकी शुरुआत लगभग 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी समय देश में
प्रगतिशील संघ की स्थापना भी हो चुकी थी और इसकी जो अध्यक्षता थी वो लखनऊ के अंदर प्रेमचंद जी के नेतृत्व में हुई थी। बेटा, इसकी अध्यक्षता लखनऊ में प्रगतिशील संघ की जो अध्यक्षता लखनऊ के अंदर सबसे पहले प्रेमचंद जी ने की थी। अगर इसके श्रेय की बात करें तो इसका श्रेय सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व सुमित्रानंदन पंत को दिया जाता है। क्योंकि उस समय देश में जो राजनीतिक दास्ता थी यानी अंग्रेजों का आधिपत्य था, पूरे देशवासी जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। हालांकि इससे पहले की जो काव्य धारा थी या युग था, छायावादी जो युग था, छायावादी ही रचनाकार आगे चल करके और प्रतिवाद साहित्य की रचना करने लगे थे। तो उस समय देश में अंग्रेजी सरकार के अधीन हम सब थे। अंग्रेजी दास्ता थी, पूंजीवाद, सामंतवाद और शोषक वर्ग की शक्तियां देश में अपना जाल बिछा रही थी। यह समय जो था वो देशवासियों के लिए बड़ा कठिन समय था, आज की तरह नहीं था। आज तो लगभग देश के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, जागृति है, चेतना है, संचार के सारे साधन उपलब्ध है, आमजन के लिए भौतिक जीवन में काम आने वाले सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। आज विश्व के कोने में कोई घटना घटित होती है तो पल भर में उसकी सूचना प्रत्येक व्यक्ति के पास शीघ्रता से पहुंच जाती है। ऐसी परिस्थितियां उस समय नहीं थी। देश के लोग, देश की जनता भोले भाले, अनपढ़, गंवार, अशिक्षित थे। ऐसे कठिन दौर में, ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में इस युग के जो रचनाकार थे, उन रचनाकारों का हृदय देश की जनता की दुर्दशा को देख करके उद्रवित हो गया। उन रचनाकारों का हृदय बोलने लगा। आम जनता के दुख है, दर्द है, पीड़ा है, यातना है, गरीबी है, उनकी भूखमरी है, उनके दुख है, उनको अपनी रचनाओं में जगह दी, उनको प्रमुखता दी। तो दूसरी तरफ यूं कहें कि आमजन के लिए जो गरीबी थी, अशिक्षा थी, भूखमरी थी, रचनाकारों ने उसकी सृष्टि करना, उसकी रचना करना शुरू कर दिया। युगीन परिस्थितियों के अनुसार जागृत उग्र चेतना, इसके अलावा हमारे देश में यानी यूं कहें जागृत उग्र चेतना, रूस में स्थापित समाजवाद और पश्चिम के अन्य देशों में साम्यवाद के कारण लगभग भारत में यानी 1935 के आसपास साम्यवादी जो आंदोलन थे वो उठने लगे। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर प्रतिवाद अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके उभरा। देखिए बेटा, कार्ल मार्क्स का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो इस युग के रचनाकारों पर पड़ा है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद था आगे चल करके हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिवाद बन गया। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक जो वर्ग होता है
वो पूंजीपति, अमीर, धनवान और राजा व धर्माचार्य, इनको शामिल किया जा सकता है शोषक वर्ग में। शोषित वर्ग गरीब, असहाय, दुर्बल, किसान, मजदूर जैसे वर्ग आते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि इस प्रकार की व्यवस्था के चलते समाज में जब इस प्रकार से दो वर्ग होते हैं और ऐसी व्यवस्था से युक्त सामाजिक व्यवस्था जब चलती है, तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि इन दोनों वर्गों में एक समय ऐसा आता है कि तब इनमें संघर्ष होता है। इन दोनों वर्गों के अंदर संघर्ष होता है और यही उनका द्वंद्वात्मक क्या है? भौतिकवाद है। तो इस काल के कवियों ने अनुभव किया लोक जीवन के जो सुख है, दुख है, पीड़ा है, उनका जो भीतर की उनकी जो कलह है आदि बातों को उस युग के रचनाकारों ने अपनी कविताओं का विषय बनाया। इस प्रकार से इस युग में यानी 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय था, इसमें जितना साहित्य सृजन हुआ, जितनी साहित्य की रचना हुई है, वो प्रगतिवाद साहित्य में उसको गिना जाता है या उसकी गणना होती है। इस युग के रचनाकारों ने अनुभव किया कि एक तरफ तो समाज के भीतर यानी यथार्थ पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब तक जन सहभागिता उससे नहीं मिलेगी, आमजन उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे समय में युग सृष्टा रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता को जागृत करने के लिए उनमें एक नया जोश, उनमें अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आदि विषयों को अपनी रचनाओं का वर्ण्य विषय बनाया या उनका वर्णन किया। तो इस प्रकार से ऐसी चीजों को साहित्य में शामिल करके और देश की सेवा करने की कोशिश की। अगर हम बात करें बेटा इसके बाद में कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही है, तो प्रवृत्तियों में यानी इसकी विशेषताओं की अगर बात करें कि युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, देखिए बेटा इस युग के रचनाकारों का मुख्य जो उद्देश्य था वो अपनी रचनाओं के द्वारा समाज का कल्याण करना चाहते थे। सामाजिक कल्याण की भावना, क्या कह सकते हैं, सामाजिक इस युग के साहित्य में सामाजिक कल्याण की जो भावना थी वो उभर करके सामने आई। यानी सामाजिक कल्याण को इस युग के रचनाकारों ने प्रमुखता दी। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित शोषित वर्ग था, उस शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस युग के रचनाकारों ने समाज में जो दुखी है, पीड़ित है, गरीब है, असहाय है, मजदूर है, किसान है, उसके जीवन की जो दयनीय दशा है, उस दयनीय दशा का इस युग के रचनाकारों ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ
अंतर्मन की गहराइयों के साथ उसका चित्रण किया है। तो ये उस युग के लोगों की शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति, राजा और धर्माचार्य, उसके प्रति इस युग के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में आक्रोश प्रकट किया है। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, शोषक वर्ग के प्रति जो आक्रोश है वो खुल करके प्रकट हुआ है, उसको अभिव्यक्ति दी है निसंकोच होकर के इस युग। इसके बाद में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि पहले से यहां चली आ रही जो कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनका जम करके विरोध भी हुआ है। रूढ़ियों का विरोध इस युग के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा देश की जो जनता है, जो रूढ़ियों के बंधनों में बंधी हुई है, उनको वो रूढ़ियों से बाहर निकालना चाहते हैं, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर रूढ़ियों में जकड़ करके रह जाएंगे, उनमें बंद करके रह जाएंगे, तो आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में इस युग के रचनाकारों ने समाज में जागृति लाने के लिए, चेतना लाने के लिए इन सामाजिक बंधनों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। और यह स्वाभाविक बात है कि जब तक आदमी रूढ़ियों, कुप्रथाओं, सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है, उसका अस्तित्व वहीं तक सीमित होकर के रह जाता है। इसलिए इस युग के जो रचनाकार है वो व्यक्ति को इन सभी बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहता है, मुक्ति दिला करके और उसको स्वतंत्र करना चाहता है। रचनाकार का मानना है कि व्यक्ति को हर तरह से आजादी होनी चाहिए, घूमने की, बोलने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की। अगर उसे आजादी नहीं है तो वो बंद करके रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिलाना आवश्यक है। तभी तो इस युग के रचनाकारों ने रूढ़ियों का क्या किया है, विरोध किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस युग के जो रचनाकार, हम जानते हैं बेटा कि उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए अलख जगाई जा रही थी। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के जो गीत थे वो रचनाकारों के द्वारा गाए जा रहे थे। अंग्रेजी दास्ता से छुटकारा दिलाने के लिए क्रांति का जो स्वर था उसको प्रबल किया जा रहा था। तो एक तरह से क्रांति का संदेश, अगली अगर प्रवृत्ति की बात करें तो इस युग की क्रांति का क्या उभर करके आया है, संदेश। इस प्रतिवादी साहित्य की मुख्य जो धारा है उसमें क्रांति का जो संदेश है वो पाठक के सामने आता है। फिर आगे देखते हैं कि इस युग में नारी जो है वो हमेशा से पुरुष के दास्ता में, पुरुष की दास्ता में बंद करके रही है, गुलाम रही है। क्योंकि हमारा जो समाज है ये पितृस्थात्मक समाज है। पितृस्थात्मक का तात्पर्य होता है कि परिवार में पिता बड़ा होता है और परिवार का संचालन करना, परिवार में किसी प्रकार का दिशा निर्देश देना है तो वो पिता के हाथ में होता है, यानी सारा कर्ता धर्ता पिता होता है। तो ये हमेशा से ये परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस पितृस्थात्मक परिवारों के चलते हुए
मुख्य भूमिका पिता की होती है, और ऐसे परिवारों में नारी है वो उनकी दासी बनकर के रह जाती है। लेकिन इस युग के रचनाकारों ने नारी के भीतर की मन की जो पीड़ा है वो रचनाकार के मन को, अंतर्मन को छू गई है। उसको स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने कलम चलाई है। वो चाहते हैं कि बाहर पुरुष के समान जो नारी है वो भी कदम से कदम चला करके, मिला करके और आगे बढ़े। उसे भी पुरुष की तरह घूमने फिरने, बोलने, खाने पीने, हर प्रकार की जीवन जीने की आजादी होनी चाहिए। यानी एक तरह से इस युग के रचनाकारों का समाज के प्रति जियो और जीने दो के सिद्धांत में ज्यादा जो विश्वास है वो हमें दिखाई देता है। तो ऐसे में ये नारी की मतलब क्या दिखाई इन्होंने? स्वतंत्रता। फिर इस युग के रचनाकारों की एक और विशेषता रही है, वो है कि धर्म में उनका विश्वास नहीं है। उनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ कर्म में है, यानी धर्म के प्रति या ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई है। ईश्वर के प्रति अनास्था इस प्रगतिवादी साहित्य में रचनाकार ईश्वर के प्रति आशावान नहीं है, आस्थावान नहीं है। उनका मानना है, कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि जो धर्म है वो व्यक्ति के लिए अफीम के समान है। जैसे आदमी अफीम का सेवन करने के बाद में मदमस्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से धर्म भी आदमी को, व्यक्ति को मदमस्त बना देता है। वो उसके जुनून में पागल हो जाता है, उसे उचित अनुचित का आभास नहीं रह जाता है। ऐसे में इस युग के जो रचनाकार हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो कर्म में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि पुरुषार्थ व्यक्ति के भाग्य का निर्माता होता है। पुरुषार्थ व्यक्ति के भाग्य का निर्माता होता है। वो मानते हैं कि जो पुरुषार्थहीन लोग होते हैं वो भाग्य की हीनता का रोना रोते हैं, और जो व्यक्ति, जो लोग कर्मनिष्ठ होते हैं वो स्वयं अपने मुकद्दर के, अपने भाग्य के या अपनी तकदीर लिखने वाले बन जाते हैं। ऐसे में ईश्वर के प्रति इस युग के अंदर अनास्था उभर करके सामने आई है। इसके अलावा फ्राइड का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। आगे इसमें फ्राइड का जो प्रभाव है वो भी दिखाई देता है। फ्राइड के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, वो साहित्य को कुंठित भावनाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? साहित्य को कुंठित भावनाओं की अभिव्यक्ति। वे मानते हैं कि साहित्य है वो कुंठित भावनाओं की मात्र क्या है? अभिव्यक्ति है। फ्राइड के प्रभाव से प्रगतिवादी साहित्य में अगर हम देखें तो कुत्सित, अश्लील व विभत्स, यथार्थवादी चित्रण हमें देखने को मिलता है। फ्राइड का प्रभाव ही रहा है कि हिंदी साहित्य में कुत्सित, अश्लील या यूं कहें विभत्स, यथार्थवादी जो चित्रण है वो उभर करके सामने आया है। फिर जैसे जैसे हम इस की गहराई में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने इस युग की कई और प्रवृत्तियां सामने आती हैं। जैसे उस समय देश को आजाद करवाने के लिए देशव्यापी बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहे थे, और ऐसे आंदोलनों को सफल बनाने के लिए जनता को, आमजन को इनके साथ जोड़ना आवश्यक था। आम आदमी तभी जुड़ पाता है जब उसके भीतर राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का, देश प्रेम का
भाव होता है। तो इस युग के रचनाकारों ने देशवासियों के इन आंदोलनों से जोड़ने के लिए इनमें उनकी भूमिका को या उनके योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं को जगह दी, यानी राष्ट्रीयता की भावना जगाई। क्या दिखाई? राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो इस युग के रचनाकारों ने पैदा की। यह एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। इसके अलावा इस युग का जो रचनाकार है वो मानवतावाद का पोषक दिखाई देता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस प्रकार का जो भेदभाव है उसमें उसका विश्वास नहीं है। वो संपूर्ण सृष्टि की मानव जाति को एक साथ लेकर के चलता है। विषव कुटुंबकुम की भावना उसके भीतर है। संपूर्ण विश्व को वो अपना ही परिवार मान करके चलता है। इस युग का जो रचनाकार है वो मनुष्य की विराट जो सत्ता है, वह उसकी शक्ति संपन्नता है, उसके प्रति वो क्या है? आस्थावान है। मनुष्य की विराट सत्ता, वह उसकी शक्ति जो संपन्नता है, उसके प्रति वो पूरा आस्थावान दिखाई देता है। तभी तो वो सारे जगत की पीड़ा है, सारे संसार की जो पीड़ा है उसका हरण करके और संपूर्ण मानव जाति को सुख से जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहता है, यानी जी और जीने दो के अंदर वो विश्वास है रखता है। इसके अलावा इस युग के जो रचनाकार थे उन्होंने प्रतिवादी साहित्य में जो भाषा थी उस भाषा को जनभाषा बनाया, यानी भाषा को ऐसा रूप दिया कि आम साधारण आदमी उनकी रचनाओं को पढ़ करके और उनका भावबोध है वो ग्रहण कर सके। जनभाषा को आम जन के निकट लाने का प्रयास किया। ये इस युग की मुख्य प्रवृत्तियां रही है। देखिए बेटा, सामाजिक कल्याण की भावना, इस युग का जो रचनाकार है वो समाज का भला करना चाहता है। मानव मात्र की भलाई ही उसके जीवन का उद्देश्य है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, दलित, पीड़ित, असहाय, दुखी जन है उनके प्रति हमदर्दी दिखाई है। इस युग के रचनाकारों ने कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव है वो रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यदि तुम अपना दुख दर्द मिटाना चाहते हो, अपनी दयनीय या ये जो बुरी दशा जीवन की है इसको मिटाना चाहते हो, तो विश्व के मजदूरों तुम क्या हो जाओ? एक हो जाओ। एक होंगे, संगठन बनेगा, और संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है, और शक्ति के आगे शोषक वर्ग की जो शक्तियां हैं वो पराजित हो जाएगी। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, खुल करके इनका विरोध किया है। मार्क्स का प्रभाव रहा, इसलिए इस युग के रचनाकारों ने पूंजीवादी जो व्यवस्था है, अमीर है, धनवान है, राजा है या फिर धर्माचार्य है, इनके प्रति इन्होंने खुल करके आक्रोश प्रकट किया है। रूढ़ियों के बंधन में बंद करके व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और प्रतिवाद साहित्य की जो धारा है वो व्यक्ति को आगे ले जाना चाहती है, विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है। इसलिए रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त होना जरूरी है, इसलिए वो रूढ़ियों से मुक्त करवाना चाहता है। क्रांति का संदेश, अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति तभी मिलेगी जब देश में चारों ओर क्या आ जाएगी? क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
क्रांति का पक्षधर है, क्रांति लाना चाहता है। जैसे दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है गजल में, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। तात्पर्य बेटा, क्रांति होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। रचनाकार अकेला कुछ नहीं कर सकता, सारे मिलजुल करके हम इस प्रकार से दास्ता से, गुलामी से छुटकारा दिला सकते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था, अनास्था, कर्म में विश्वास है, धर्म में विश्वास है नहीं है। मैंने पूर्व में भी बताया है कि पुरुषार्थहीन जो लोग होते हैं वो अपने भाग्य का रोना रोते हैं, और जो लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मनिष्ठ लोग होते हैं, वो खुद अपने भाग्य के, अपने तकदीर के निर्माता बन जाते हैं। प्राइड का प्रभाव, इसके जो शिष्य वो मानते हैं कि साहित्य है वो कुंठित भावनाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं, वो साहित्य को कुंठित भावनाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं, और जो प्रतिवादी साहित्य है इसमें कुत्सित, अश्लील, विभत्स, यथार्थवादी चित्रण जो हुआ है वो फ्राइड के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। इसके बाद में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के जो विचार है वो इस युग के रचनाकारों ने रखे हैं। मानवतावाद का पोषक, इस युग का रचनाकार मानवता का कल्याण करना चाहता है। और इसके बाद में भाषा की बात करें तो कोई कठिन भाषा न अपना करके आम बोलचाल की भाषा है उसको इस युग के रचनाकारों ने जगह दी है। इसके बाद में आगे जिक्र करते हैं बेटा इस युग के प्रमुख कवि, इस युग के प्रमुख रचनाकार, वह उनकी रचनाएं। इस युग के प्रमुख जो रचनाकार, अगर निराला की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है। इनकी रचना है कुकुर मुता, अनामिका, अणिमा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में पंत की अगर बात करें, सुमित्रानंदन पंत, तो युगवाणी इनकी, ग्राम्य युगान, और इसके बाद में ज्योत्सना, ये सुमित्रानंदन की प्रमुख रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना मुख्य जो है वो है युग की गंगा। युग की गंगा, फिर नागार्जुन, इनकी रचना है युग धारा। नागार्जुन की युग धारा। अगर त्रिलोचन की बात करें, इनकी रचना का नाम है धरती। त्रिलोचन की रचना धरती, शिवमंगल, सुमन, शिवमंगल, सुमन, इनकी रचना है जीवन के गान। जीवन के गान। उसके बाद में आगे है प्रलय सृजन। प्रलय सृजन। फिर इसके बाद में आगे रांगे राघव, रांगे राघव की जो रचना आती है
अजय खंडर। अजय खंडर, पिघलते पत्थर, ये रांगे राघव की रचना है। फिर भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचनाओं का जिक्र करें तो उनमें नाम आता है मुक्ति मार्ग, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, जागते रहो। अगर अन्य कवियों की बात करें तो उनमें नाम आता है अज्ञेय, अज्ञेय के बाद में भवानी प्रसाद मिसर, भवानी प्रसाद मिसर, मुक्तिबोध, ये अन्य कवियों में है। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, आदि इस युग के अन्य रचनाकारों में शामिल है। तो इस प्रकार से हमने अब तक जो चर्चा की है वो प्रगतिवाद पर की है, कब से इसकी शुरुआत होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके रचनाकार क्या रहे हैं, क्या क्या उनका वर्ण्य विषय रहा है, क्या क्या इस युग की प्रवृत्तियां रही है, कौन कौन से इस युग के रचनाकार हुए, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।